मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। आज बात करेंगे 48 घंटे बीत गए, ऑपरेशन धराली ने पकड़ी स्पीड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली में आए प्राकृतिक आपदा का आज तीसरा दिन है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना और आईटीबीपी के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है। दूसरे दिन रेस्क्यू में मौसम बाधा बना रहा, तो वहीं टूटी सड़कों ने राहत टीमों को ग्राउंड जीरो पर पहुंचने में बाधा डाली है। इसके बाद हेली सेवा की मदद ली गई। धराली आपदा में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। बड़ी संख्या में लोग लापता है। बुधवार तक धराली आपदा में फंसे 300 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसमें 13 लोग घायल भी शामिल हैं। इसके साथ ही गुरुवार को 165 पर्यटकों को एयरलिफ्ट किया गया। इससे पहले सीएम धामी बुधवार को खुद आपदाग्रस्त धराली और हर्षल पहुंचे। उन्होंने ग्राउंड जीरो पर स्थितियों को देखा है। आपदा प्रभावितों का उन्होंने हालचाल भी जाना है। बुधवार को ही उत्तराखंड के 4 सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें आपदा का अपडेट दिया। पीएम मोदी ने सांसदों को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा भी धराली के लिए निकले हैं। उनका सरकार पर आरोप है कि धराली की चीखें अब भी गूंज रही हैं, लेकिन सरकार को सुनाई नहीं दे रही। बटवाड़ी के पास सड़क टूटी पड़ी है। धराली में तबाही के 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक न तो मेडिकल की टीमें पहुंची हैं, न ही राहत सामग्री पहुंची है। और मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से हवाई फोटो खिंचवाने जरूर आ जाते हैं, लेकिन जब बात राहत पहुंचाने की आती है तो वही हेलीकॉप्टर उपलब्ध नहीं होता। यह आपदा नहीं, ये सरकार की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। राहत बचाव कार्य तीव्र गति से जारी है। मौसम ने भी आज साथ दिया है, लेकिन मलबा अधिक आने से टीमों को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर आपको हम इस रिपोर्ट पर दिखाते हैं। उत्तरकाशी आपदा में प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। अब तक आर्मी के 11 घायल जवानों को आईटीबीपी मातली में पहुंचाया गया है। उत्तरकाशी में आपदा आने के बाद चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक 2 लोगों के शव मिले हैं। इसके साथ ही आपदा में मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। आपदा सचिव ने जानकारी देते हुए बताया है कि 15 लोग अभी भी लापता हैं, जिनके रेस्क्यू के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। लापता लोगों में सेना के 7 से 8 जवान हैं। 300 लोग रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। 150 से ज्यादा लोगों को अब तक बचाया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में धराली गांव में मंगलवार को बादल फटने के कारण खीरगंगा नदी में आई विनाशकारी बाढ़ में 5 लोगों की मौत हो गई है और 165 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। देखिए, अभी जो ये देवी आपदा आई है, विशेषकर धराली गांव में, तो उसमें हमारे राज्य सरकार, भारत सरकार की सभी एजेंसीज, मिलिट्री के सभी एजेंसीज, सभी इक्विपमेंट्स रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस में लगे हुए हैं। और आज सुबह से ही हमारे चॉपर सर्विसेज और वो सब कई लोगों को रेस्क्यू किया गया है। आज जो प्राप्त हुए इंफॉर्मेशन, लगभग 60 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके सही सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। खाद्य पदार्थों का वितरण भी किया जा रहा है जहां लोग फंसे हुए हैं, और जहाँ पे इक्विपमेंट्स या जो हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे जल्द से जल्द हम कम्युनिकेशन सिस्टम, चाहे वो मोबाइल कम्युनिकेशंस हो चाहे रोड के कम्युनिकेशंस हो, उसको तैयार किया जाए। उसमें सभी एजेंसीज लगे हुए हैं। पूरी व्यवस्था करी है। हमारी पूरी टीम यहाँ पे है। मेडिकल की हमारी पूरी सुविधा है। किसी को अगर हॉस्पिटल शिफ्ट करना है तो उसके लिए प्रॉपर एम्बुलेंसेज यहाँ पे हैं। किसी को कहीं जाना है तो पर्याप्त मात्रा में हमारी गाड़ियाँ हैं, बसेज हैं। अगर कोई अपने घर कहीं नियर बाय है तो वहाँ जा सकता है। अगर उसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाना है तो वहाँ जा सकता है। इसके अलावा रहने के लिए भी हमारे ऋषिकेश में धर्मशाला एवं होटल्स हमने रखे हुए हैं, तो उनको वहाँ भी हम निःशुल्क रुकवा सकते हैं। तो पूरी व्यवस्था हमने यहाँ पे प्रशासन ने करी थी। मैं धन्यवाद देता हूँ फौज के जवानों को और आईटीबीपी के लोगों को। कोपांग में जो हमारा आईटीबीपी का मेडिकल कैंप था, वहाँ लोगों को राहत पहुँचा पाए हैं। और फौज के अपने 10 जवान गायब होने के बाद भी फौज जो वहाँ डिप्लॉय है वो लोगों की मदद कर रही है। अभी तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। भटवाड़ी पुल टूटा है, रोड टूटी है, उससे आगे भी वैली ब्रिज बनने में अभी लगभग 5 से 7 दिन लगेंगे, जो सूचना हम लोगों को प्राप्त है।
मेडिकल टीम को भी प्रशासन नहीं भेज पाया। अभी 45 घंटे के आसपास इस घटना को हो गए हैं। आज पहली बार सीएमओ को भेजा है। मुख्यमंत्री को चाहिए था कि 4 या 5 चॉपर्स किराए पर लेने चाहिए थे ताकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोगों को सामग्री के साथ वहां भेजा जा सके ताकि राहत कार्य तेजी से चल सके। लेकिन अभी 45 घंटे होने के बाद भी हम उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए हैं। हम पटवाड़ी के नजदीक है, ये हालात हैं। इस तरीके से सब टूटा और इस समय ऊपर से चट्टानें आ रही हैं और लगातार जेसीबी काम कर रही है। कुछ आपदाएं ऐसे हैं जिसको मानव रोक ही नहीं सकता, वो मानव की बस की बात नहीं है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। और कुछ आपदाएं ऐसी हैं जो कि मानव जनित आपदाएं हैं। यहाँ पर वर्तमान में जो आप अभी जो उत्तरकाशी, धराली और जो पौड़ी और कुछ चमोली में भी जो घटनाएं हुई हैं, ये प्राकृतिक ऐसी आपदाएं हैं जिनको रोकना असंभव था। लेकिन इस घड़ी में सरकार को चाहिए कि बढ़ चढ़कर उनके जो रेस्क्यू करने के लिए, उनको बचाव कार्य करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अच्छा से अच्छा काम करना चाहिए और इसको युद्ध स्तर पर काम करना चाहिए और सभी लोगों का सहयोग लेना चाहिए। उत्तराखंड क्रांति दल अपनी तरफ से सरकार के साथ है और जहां पर भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ काम कर रहे हैं। अब तक उत्तरकाशी में हरसिल व गंगोत्री क्षेत्र से यात्रियों का सफल रेस्क्यू किया गया है। उत्तरकाशी में राहत एवं बचाव कार्यों के अंतर्गत आपदा प्रभावित क्षेत्रों से शीघ्र और सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सचिव आपदा प्रबंधन के अनुसार अब तक 274 लोगों को गंगोत्री एवं आसपास के क्षेत्रों से हरसिल लाया गया और सभी लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तीर्थयात्री शामिल हैं। सभी यात्रियों को हरसिल से उत्तरकाशी एवं देहरादून लाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। अभी तक 135 लोगों को सुरक्षित रूप से हरसिल से बाहर निकाला गया है, जिसमें से 100 लोगों को उत्तरकाशी पहुंचाया गया है तथा 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है। इस प्रकार कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है और 274 लोगों को हरसिल में सुरक्षित रखते हुए आगे की यात्रा हेतु तैयारियां की जा रही हैं। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, आईटीबीपी, एनडीआरएफ एवं अन्य सभी एजेंसियां पूरी सतर्कता, पूरी तत्परता के साथ रेस्क्यू एवं राहत कार्यों में जुटी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने हेतु लगातार निर्देशित कर रहे हैं। सभी यात्रियों को हरसिल से उत्तरकाशी एवं देहरादून लाने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसके अतिरिक्त आज तक 135 लोगों को सुरक्षित रूप से हरसिल से बाहर निकाला गया है। इसमें से 100 लोगों को उत्तरकाशी पहुंचाया गया है तथा 35 लोगों को देहरादून सुरक्षित भेजा गया है। इस प्रकार कुल 135 लोगों को सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाया जा चुका है और 300 लोगों को हरसिल में सुरक्षित रखते हुए आगे की यात्रा के लिए तैयार किया जा रहा है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, आईटीबीपी, एनडीआरएफ एवं अन्य सभी एजेंसियां पूरी तत्परता के साथ रेस्क्यू एवं राहत कार्यों में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं स्थिति की निगरानी कर रहे हैं और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने हेतु लगातार निर्देशित कर रहे हैं। आपने अपनी आंखों से देखा है। बहुत भयंकर था, उसकी कहने की बात नहीं है। जो आया था मलबा, जान बचाने के लिए भाग रहे थे, बहुत सारे लोग उसमें मर गए हैं। क्या करते थे तुम? हम वहाँ कारपेंटर का काम करते थे। तुम्हारे सामने सब हुआ है? हाँ, हमारे सामने ही सब हुआ है। हम वीडियो भी बना रखे थे ना, हमारे सामने ही सब कुछ हुआ था। तो सारा होटल सब कुछ समझिए, वहाँ कुछ भी नहीं है। एक होटल जो जिसमें मैं रह रहा था वही एक होटल बचा हुआ है, बाकी सब खत्म है। पूरा मार्केट ही खत्म हो गया। क्या कुछ हुआ था उस समय जब वहाँ पे धराली में 5 तारीख को दोपहर लगभग 1:30 बजे के आसपास फ्लड आया और एक के बाद एक 3-4 बार फ्लड आया, ये हर 2 घंटे के अंतराल पे। और 3 सेकंड के अंदर अंदर पूरा जितने भी वहाँ पे होटल थे पीस सेंटर में, सब सारे गंगा नदी के अंदर बह गए, सब दब गए नीचे। और एक स्कूटी वाला, जब पहली बार फ्लड आया तो स्कूटी वाला आया था अपनी स्कूटी लेने के लिए। पहली बार उसको बहुत मना किया कि मत जाओ वहाँ पे, लेकिन दोबारा लेने के दोबारा फ्लड आया तो स्कूटी वाला भी चला गया साथ में। देखिए, जो ट्राली में इस समय आपदा है, उससे पहले हरसिल का जो मिलिट्री का हेलीपैड था वो रनिंग कंडीशन में है। वहाँ पर भी हेलीकॉप्टर, यहाँ से 3 हेलीकॉप्टर चले गए हैं, उसमें डॉक्टर है, मेंस पावर्स है और इस तरह से अब रनिंग कंडीशन में हेलीकॉप्टरों का जाना शुरू हो गया। इसी प्रकार चिनूक हेलीकॉप्टर 3 डिप्लॉयड हो गए हैं, उनके माध्यम से जो हैवी मशीनरी है वो वहाँ पे ले जाई जाएगी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे वहाँ पे यहाँ से जो एसडीआरएफ की टीम, वहाँ पे एक टीम लगी हुई है, वो मौके पे काम करना शुरू कर दिया। गंगोत्री में जो 300-400 आदमी यात्री रुके हैं, उनको भी सेफ लाने के लिए हेलीकॉप्टर व्यवस्था की जा रही है। तो इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने पूरा वहाँ हवाई संरक्षण किया है। इस टाइम वो उत्तरकाशी में ही स्टे कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो
आपदा के अंतर्गत जो राहत कार्य थे उनमें तीव्र गति से कार्य होना शुरू हो गए। आज मौसम खुलते ही एयरफोर्स के चिनूक ने मोर्चा संभाल लिया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उत्तरकाशी के मताली में एयरबेस बनाया गया है। एनडीआरएफ और रेस्क्यू टीमें उपकरण लेकर थराली पहुंची हैं। हरसिल वैली में हेली ऑपरेशन में तेजी लाई गई। हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्योंकि सड़कें भूस्खलन से जगह जगह बाधित है, जिसकी वजह से रोड कनेक्टिविटी बाधित है। लगातार बीआरओ की मदद से उनको दुरुस्त किया जा रहा है। आपको बता दें कि अब तक बारिश के चलते प्रदेश में 178 रोड बाधित है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे चर्चा। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सत्यवीर सिंह चौहान, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी, राजेंद्र चौधरी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी, देवचंद्र उत्तराखंडी जी हमारे साथ में है, केंद्रीय महामंत्री यूकेडी की ओर से पीसी थपलियाल जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ नेता यूएसएम की ओर से कुलदीप राणा जी हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार है। बहुत स्वागत आप सभी मेहमानों का। सत्यवीर सिंह चौहान जी के साथ में शुरुआत कर लेते हैं। सत्यवीर जी, बहुत बड़ी त्रासदी थी, हम सब ने देखी, तस्वीरें बहुत परेशान कर देने वाली थी। मुख्यमंत्री की ओर से भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से हवाई निरीक्षण भी किया गया। आज भी हमने तस्वीरें दिखाई। ग्राउंड जीरो पर वो पौड़ी गढ़वाल के गांवों के आसपास जो आपदा प्रभावित इलाके हैं वहां पर पहुंचे थे, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि धराली के इलाके में मदद अब तक नहीं पहुंची है। सिर्फ हेलीकॉप्टर पहुंचा है जिसमें तस्वीरें खिंचवाई गई हैं, जो सामने आ गई, लेकिन मदद के लिए यह हेलीकॉप्टर खड़ा नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस की ओर से बड़े आरोप है, क्या कहना चाहेंगे आप? गरिमा जी, जो बहुत ही दुखद है कि जो बादल फटने के बाद जो उत्तरकाशी के धराली जिले में जो हमने देखा कि किस प्रकार के मंजर सामने देखने को मिले, बहुत ही मतलब उसमें मुझे लगता है कि चर्चा का विषय नहीं है इस समय। वहां पर जितने भी रिलीफ के कार्य चल रहे हैं उसमें दलगत राजनीति से उठ के हमें काम करना चाहिए। मैं किसी भी दल के बारे में इस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहूंगा। जिस प्रकार की वहां पे तस्वीरें देखने को मिली, जिस प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से हमको देखने को मिला कि वहां पर कुछ लोग गाड़ियों से जा रहे थे, कुछ पैदल से भाग रहे थे अपनी जान बचाने के लिए, मगर वो उस वहां पे पहुंच और जो वहां पर आर्मी का जो राजपूताना राइफल है उनके केंद्र में तत्काल आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और आदरणीय गृह मंत्री मोदी जी ने उत्तराखंड शासन और मुख्यमंत्री से संपर्क साधा। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने जो सहायता वो केंद्र से मांगी, चाहे चिनूक हेलीकॉप्टर हो चाहे MI-17 हो, हमको तत्काल वो प्राप्त हुए। उसके माध्यम से हम लगातार वहां पर जो फंसे हुए लोग हैं, चाहे यात्रा में गए हुए लोग, चाहे जो पर्यटन की दृष्टि से गए, उन लोगों का लगातार रेस्क्यू चल रहा है और काफी बड़े स्तर पर रेस्क्यू भी किया जा चुका है। जो लोग फंसे हुए थे उनको जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे या उत्तरकाशी में या अन्य जगहों पे उनको जो बेस कैंप बनाए गए हैं, जो वहां पर रिलीफ कैंप बनाए गए, वहां पर उनको पहुंचाया जा रहा है और उनकी स्वास्थ्य की जांच भी की जा रही है। और वहां पर हमारा देखो मंजर बहुत दुखद है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु का प्रश्न नहीं है। बस अब हमारा जो ध्यान है कि वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं। ठीक है सत्यवीर जी, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, आपके पास हम लौटेंगे और मेहमानों का रुख कर लेते हैं। राजेंद्र चौधरी जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी की ओर से, बहुत स्वागत राजेंद्र जी आपका। राजेंद्र जी, ऐसा नाजुक वक्त जब प्रदेश के लोग एक बहुत बड़ी आपदा का दंश झेल रहे हैं, तस्वीरें जिसने भी देखी, सिर्फ प्रदेश के नहीं बाहर के देश भर के लोगों ने जिसने भी तस्वीरें देखी, बहुत भावुक कर देने वाली तस्वीरें कि कितने महंगे वो चढ़ रहे होंगे जब कुछ लोग जान बचाने के लिहाज से इतनी तेजी के साथ में भाग रहे थे, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो इतनी परेशान कर देने वाली थी। इन तस्वीरों पर राजनीति, इस आपदा पर राजनीति ठीक थी क्या? सरकार कहां पर कमी छोड़ रही है, कहां पर दिक्कतें हो रही हैं आखिर? एक्चुअली एक तो ये जो आपदा हुई है ये तो प्राकृतिक आपदा है, किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन जो इसकी तैयारी, ये इस पे एक्शन हुआ, उसमें मैं मानता हूँ सरकार की तरफ से बिल्कुल देरी हुई है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और सारी जितनी भी उसमें अभी तक जो कार्रवाई सामने आ रही है, हालांकि मुख्यमंत्री भी पहुंच गए, चीफ सेक्रेटरी भी पहुंच गए, प्रभारी मुख्य सचिव भी पहुंचे हैं,
लेकिन मेरा मानना यह है कि अभी भी सूचनाएं सही नहीं आ रही है। जो जो मेरी जानकारी के हिसाब से ना तो ये पता लगा कि मृतकों की सही संख्या क्या है, ना ये पता लग रहा है कि जैसे पूरा गांव बह गया तो कितने घर जो है वो उसमें चपेट में आए हैं, कितने लोगों के फंसे होने की संभावना है। अभी तो यह है कि भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, सब भाग रहे हैं, उछल कूद हो रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, चाहे किसी को वो भी लगे, कि कोई प्रोडक्टिव काम मुझे अभी तक दिखाई नहीं। आखिर सबसे बड़ा सवाल ये है गरिमा कि जो नदी का क्षेत्र है वहां निर्माण की मंजूरी किसने दी? जो नदी के किनारे की भूमि होती है वो 132 की लैंड होती है, और 132 की भूमि पर हाई कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी नदी के नदी के किनारे 200 मीटर तक निर्माण नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ तो नक्शे अप्रूव हो नहीं रहे, और वहां कैसे हुआ ये भी एक जांच का विषय है। और मैं तो चाहता हूँ कि अच्छे से रेस्क्यू चले, इसमें लोगों की जान बचे। जहां तक मेरी सूचना है 10-11 लोग जो हैं वो फौज के बीआरओ के गायब हैं, और ऐसा अपुष्ट सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तो लगभग 2000 लोग इसमें काल के शिकार हो गए हैं। अभी देखो सरकार के आंकड़े आते हैं, आधिकारिक आंकड़े क्या रहेंगे क्या नहीं, उसके बाद ही ज्यादा बताया जा सकेगा। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने तुरंत इसका संज्ञान लेके वो वहीं मौके पे मौजूद हैं, और जो एक अच्छे सामाजिक व्यक्ति का दायित्व होता है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, अपने साथियों के साथ हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ईश्वर जो है जितने लोग उसमें फंसे हुए हैं उनकी रक्षा करेंगे। सेना अपना काम अच्छे से कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन प्रशासन को इसमें गतिशीलता बनानी होगी। और मेहमान हमारे साथ में है देवचंद उत्तराखंडी जी हैं, केंद्रीय महामंत्री यूकेडी की ओर से। स्वागत सर आपका देवचंद जी। भरसक प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की ओर से। हवाई सर्वेक्षण हुआ है न सिर्फ उस इलाके का जहां पर ये आपदा प्रदेश ने देखी, बल्कि अन्य जगहों पर भी आज हमने देखा मुख्यमंत्री जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी कोई कोरकसर छोड़ने का प्रयास तो नहीं है। बहुत बड़ी त्रासदी है ये, हमें केदारनाथ की याद दिलाती है। हमने मतलब तस्वीरें इतनी परेशान कर देने वाली थी, ऐसा लगता था लाइव लोगों को जाते शायद हम सब ने देख लिया। बहुत मुश्किल था उन तस्वीरों को देख पाना। अब क्या कोई कमी रह जा रही है? मुश्किल होता है ऐसी स्थितियों में, परिस्थितियों में रेस्क्यू को बहुत तेजी के साथ चलाना। मौसम साथ नहीं देता। बहुत आसान होता है कह देना कि आप हेलीकॉप्टर उड़ाकर ले जाइए और लोगों को लेकर आ जाइए। आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। थोड़ा वक्त तो मुझे लगता है लग ही जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है। लाने के पीछे कौन जिम्मेदार है, ये क्यों आई, वो सब अलग बातें हो गई। लेकिन अभी रेस्क्यू पर अगर बात करें, आपको लगता है सरकार की ओर से कुछ कोरकसर छोड़ी जा रही है? देखिए गर्मा जी, इस हृदय विदारक घटना के लिए मैं, जो लोग हताहत हो गए हैं अभी अनजान है, कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है, लेकिन जो भी हमारे बीच से हमको छोड़ के चले गए हैं उनके आत्मा की शांति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। और जो अभी हैं, जो जहां भी है उनका रेस्क्यू हो रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सही सलामत आए, और जहां जहां भी हॉस्पिटलों में उनके लिए इंतजाम है उनका अपना सही इलाज समय पे हो पाए। मैंने एक बात इसमें जो है, जब आप डिबेट किया है तो आपने डिबेट को किसी पक्ष को आरोप और प्रत्यारोप के लिए नहीं किया है। इन डिबेटों से कई चीजें सामने निकल करके आएंगी, उस संभावनाओं से आपने किया है, मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन चैनल पर आकर के जब लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं वो बड़ा दुखद है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर राजनीति बोल देते हैं। अगर कभी हमने अगर थोड़ा बहुत कमी निकाल सकते हैं तो वो अपना उम्र का भी एक्सपीरियंस हो सकता है कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ये काम अच्छा हो रहा होगा कि मुख्यमंत्री ने सिर्फ धराली में, बल्कि जो पौड़ी पाबो में या चमोली में जहां भी हैं, अगर वहां जा करके वो देख के आ रहे हैं और अफसरों को उन्होंने वो दे दिया है, उनको इंस्ट्रक्शन पास कर दिए हैं कार्य करने के लिए, तो चलो थोड़ी बहुत ये हो सकता है कि ठीक है। लेकिन चैनलों पर जिन प्रवक्ताओं ने, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने ये ताल ठोक रहे थे
कि हमारे सब जगह चाक चौबंद सड़कें हैं, हमने जो है वो रोड बनाई है। गरिमा जी उसके लिए टोकते हैं, तो इसको राजनीति नहीं कहना। हमारा कहने का मतलब यह, जब तुम उस टाइम चैनल पर ये ताल ठोकते हैं, जब हमने तुम्हें सलाह दी थी कि भैया आप जो है अल्टरनेट रास्ता भी रखो, आज अगर अल्टरनेट रास्तों की बंदोबस्त होता गरिमा जी, तो धराली में सब लोग पहुंच जाते। हमारी भी एक टीम रास्ते में अटकी पड़ी हुई है, और आज आप 45 घंटे की बात कर रहे हैं। मंगलवार से तो मैं 72 घंटा गिनती कर रहा हूं, और तब तक सरकार ने जो है एक छोटी छोटी गाड़ी जाने लायक नहीं बनाया है। हेलीकॉप्टर से क्या मैं भी जा पाऊंगा? क्या मेरी क्या हैसियत है मैं हेलीकॉप्टर से थोड़ा 2 किलो राशन लेकर वहां पहुंच जाऊं? तो ये है कि जो लोग समाज सेवी हैं, जो लोग वहां की परिस्थिति को देखकर मदद करना जाना चाहते हैं, एक तो सरकार उनके लिए ये नहीं कर रही कि ये हमारे सहयोगी हैं, वो ये जानते हैं कि ये आ गए तो कहीं हमारी कोई ढोल पोल न खुल जाए। ये तो उनकी सबसे बड़ी नकारात्मक सोच यहाँ पर है। और दूसरा ये है कि आज 72 घंटे के बाद भी तुम्हें रोड नहीं खुल पाए, जिसको तुम ऑल वेदर बोल रहे थे, तो ये भी एक बड़ी दुखद घटना है। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको मैं एक चीज बता दूं कि अभी तक हमारे सरकार के द्वारा ऐसा कोशिश नहीं की गई कि ये जो आपदा आई है, ये बादल फटने से आई है या कहीं ग्लेशियर टूटने से आई है। इसके लिए उन्होंने कभी कोई इसकी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसकी भी तो साथ ही साथ कार्रवाई चलती रहती कि कारण क्या है। उसके बाद आप देखो कि मैं बोल रहा हूँ कि 3 दिन हो गए अभी तक मार्ग जो है सही नहीं हुए हैं। और इसके अलावा अगर मैं ये कहूँ कि पहले तो मैंने अपनी बैठ में पहले कहा था कि ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा के लिए आपको मैं एक आंकड़ा दे रहा हूं, जिसमें पिछले सिर्फ 20 साल से उत्तराखंड बढ़ने के बाद से 5 साल बाद से जो 50,000 हेक्टेयर जंगल उजाड़ दिए गए हैं, वो एक मूल कारण है। उन कारणों को ये साथ पे साथ हमको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम धराली में हम रेखू कर दें और रुक जाएं। सबसे बड़ा माइंड सेट हमको ये करना पड़ेगा कि जो मानव जनित हम इसको बोल रहे हैं, जिसको हमारे माननीय सांसद जी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, छोटी मोटी घटना तो होती है, विकास बहुत बड़ा हो रहा है, वो ये ऐसे बयानों से बचें और इस प्रकार के विकास से जहां विनाश का निमंत्रण हो उसको रोकें। इसके साथ ही हम बता दें कि सिर्फ और सिर्फ 7,860 हेक्टर सिर्फ खनन के कारण जो है जंगलों को खत्म कर दिया गया, पहाड़ियों को नष्ट कर दिया गया। तो ये भी मानव जनित है। तो क्यों नहीं हम इसमें ये कर रहे हैं कि साथ ही साथ जहां हमको सहयोग करना है, इस आपदा में हम सहयोग कर रहे हैं, और सरकार को चाहिए कि इसमें कांग्रेस भी हो या हम हो या कोई भी हो, इसको वो विपक्षी न मान करके इनकी विवेकता का, इनकी कार्यकुशलता का सहयोग ले। यही इनकी बहुत बड़ी कमी है। और यहाँ पर किंतु परंतु अपने में 50 शब्द यूज करते हैं और लोगों को उदाहरण देते हैं कि किंतु परंतु का सवाल नहीं है। अरे आपके किंतु परंतु ने ही इस देश को उखाड़ दिया है। तो गरिमा जी मैं अभी भी आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सलाह है, अगर आप अभी जो है ठीक है, चलिए ठीक है देवचंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास में और मेहमानों को भी हम चर्चा में जोड़ेंगे, जल्दी से लौटते हैं आपके पास में। लेकिन उससे पहले देवभूमि के दंगल में एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, कहीं मजा आएगा, फौरन हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके साथ में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुलदीप राणा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, थपलियाल साहब भी बने हुए हैं। पहले कुलदीप जी का रुख कर लेते हैं, फिर थपलियाल जी के पास में आएंगे। कुलदीप जी, कहां पर कमी रह जा रही है? क्या वजह है कि विपक्ष जो है अभी भी ये बातें कह रहा है कि रेस्क्यू और तेज हो सकता है, चीखे हैं लोगों की, लेकिन शायद सरकार को सुनाई नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री लगातार हर दिन एक्टिव है और मुझे लगता है होना भी चाहिए, कोई भी सरकार में होता है उसकी जिम्मेदारी थी कि ऐसे वक्त में कम से कम, मुझे लगता है राजनीति सब कुछ पीछे हो जाता है, मानवीय व्यवहार भी ये कहता है कि आपको लोगों को मदद करनी ही चाहिए, और जब आप सत्ता में हो, पावर में हो, तो आपकी जिम्मेदारी और ड्यूटी बन जाती है। देखिए गरिमा जी, विपक्ष जो बात कह रहा है और अगर वो पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पे सवाल खड़े कर रहा है तो इसको समझा जा सकता है, क्योंकि विपक्ष का कांग्रेस का अनुभव है। उसने 2013 की केदारनाथ आपदा जो आई थी 16 जून की, जो उत्तराखंड की अब तक की सबसे बड़ी आपदा रही है, उस आपदा के दौरान उन्होंने काम किया है और उसका यश और अपयश उनके खाते में है। तो वो सारी चीज़ों को वो जानते हैं, समझते हैं कि धरातल पर क्या काम हुआ है, कैसे काम होता है।
ठीक है, तो मैं समझ सकता हूं कि वो सवाल जो खड़े कर रहे हैं वो उस अनुभव के आधार पर वो वाजिब होंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस पूरे प्रकरण में, पूरी आपदा का जो घटित हुई है धराली में, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी रह गई हैं जो कहीं ना कहीं उन कमियों की तरफ इशारा कर रही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीएम ने एक बार फिर आगे बढ़ करके, आप देख रहे होंगे कि इस उत्तराखंड में मंत्रिमंडल भी है, सरकार भी है, लेकिन फ्रंट पे सिर्फ सीएम है। पुष्कर बाकी मंत्री कहाँ हैं? सुबोध उनियाल कहाँ हैं? सतपाल महाराज कहाँ हैं? धन सिंह रावत कहाँ हैं? रेखा आर्य कहाँ हैं? ठीक, सौरभ बहुगुणा कहाँ हैं? ठीक, लेकिन फ्रंट पे कौन है? सीएम पुष्कर धामी हैं। वो आधे में जब से उनको घटना के बारे में पता चलता है, वो आधे से अपने आंध्र प्रदेश से अपनी यात्रा छोड़ करके वापस लौटते हैं। वो तुरंत घटनास्थल पर जाते हैं। दूसरे दिन भी वो घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। सारी टीमें वहां पहुंच गई है, आर्मी पहुंच गई है, एनडीआरएफ वहां पहुंच गई है, तमाम सारी चीजें पहुंच गई हैं, ठीक है। और आंकड़े भी आ रहे हैं, सरकारी बताए जा रहे हैं कि इतने लोगों को वहां से उन्होंने रेस्क्यू कर लिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां पर रह जाता है कि जो आपदाग्रस्त क्षेत्र है, जहां पर पूरा आपदा आई है, जहां लोगों ने देखा है, उस आपदाग्रस्त क्षेत्र में जो लोग दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं वीडियो में, जो अचानक से उस मलबे में दब जाते हैं, उनकी संख्या को लेकर के कोई बात क्यों नहीं निकल करके आ रही? वो आंकड़ा क्यों नहीं निकल करके आ रहा है? ठीक, कि कितने लोग लापता हैं, कितने लोग मृत हुए हैं। आज 72 घंटे पूरे होने को हैं, मौसम साफ है, चीज़ें काफ़ी सहायक साबित हो रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ठीक। और टेक्निकली भी अगर हम देखें तकनीकी रूप से, तो उत्तराखंड के पास अपना यूकॉस्ट है। क्या सैटेलाइट इमेज के जरिए हम ये नहीं पता कर सकते थे कि कौन सी मकान कहाँ पर थी, किस लोकेशन पर थी, और उसकी डैगिंग करके, उसकी खुदाई करके उसके अंदर अगर कोई जीवित रहने की किसी की संभावना है? क्योंकि अब 72 घंटे हो चुके हैं, तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जीवित रहने की संभावनाएं उतनी कम होती जा रही हैं। हम उन जगहों पर डैगिंग करें, क्या पता किसी मकान के भीतर मलबा घुसने से कोई बच गया हो, ठीक, उसके दबाव से बच गया हो, ठीक। क्योंकि हमने भूकंप में या अन्य आपदाओं में देखा है कि कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि जीवन कहीं ना कहीं संरक्षण पा जाता है। लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आ रही है, ऐसी कोई बात सरकार की तरफ से नहीं जारी की जा रही है कि वहाँ कितने लोग घायल हैं। स्थानीय लोग जो हैं वहाँ के, जिनका घर परिवार है, वो बेटियां, वो बहुएं, जिनका वो मायका है, जिनका वो ससुराल है, वो कह रही हैं, उनके सोशल मीडिया पर अनेक वीडियो सामने आए हैं जिसमें वो कह रही हैं कि भैया सरकार तो धराली पर क्यों नहीं फोकस कर रही है। वो हरसिल से लोगों को उठा रहे हैं, वो मुखोबा से लोगों को उठा रहे हैं, जो सुरक्षित जगह हैं वहाँ जो यात्री गए हैं उनको वहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, उनको रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन जो घटना स्थल है जहाँ पर फ्लड आया हुआ है, ठीक है, कल भी हमने कुछ वीडियो में देखा था कि फ्लड के बीच से 1-2 लोग जीवित बाहर निकल करके आ गए, ठीक। तो उन जगहों पर क्यों नहीं रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? वहां पर क्यों नहीं खुदाई की जा रही है, ताकि क्या पता जीवन की संभावनाएं बची हुई हों? ठीक है, यानी आपको रेस्क्यू ऑपरेशन के तरीके से कहीं ना कहीं आपको कमियां नजर आती हैं। और वैसे कुलदीप जी, पता नहीं आज की तस्वीर आपने देखी कि नहीं देखी, लेकिन आज जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे, धन सिंह रावत उनके साथ में थे। खैर, आपके कहने का तात्पर्य यह है कि मंत्री कहां है? मुख्यमंत्री तो प्रयत्न कर रहे हैं, अगर अलग अलग जगहों से मंत्री और इस तरीके से सांसद निकल कर आगे आएंगे तो शायद रेस्क्यू तेजी से हो सकेगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल यह भी है कि शायद ऐसी दुर्गम परिस्थितियों में रेस्क्यू का पहुंच पाना, और एकदम से हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। और अब क्योंकि टेक्निकली ये कितना टफ होता है रेस्क्यू करना, ऐसे इलाकों में हेलीकॉप्टर उड़ाने लग जाना, शायद वो टेक्निकल टीम सी विस्तार से बता सकती है। मैं कुलदीप जी और आपके पास लौटूंगी, लेकिन थपलाल साहब काफी देरी से इंतजार करें, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। थपलाल साहब, बहुत स्वागत आपका। क्या कहना चाहेंगे सर? क्या रेस्क्यू के पैटर्न जो कुलदीप जी ने कहा अच्छी बात है, और ये और अगर बेहतर होगा तो शायद और लोग बच सकेंगे, कुछ सुधार मांगता है, कुछ और चीजें की जानी चाहिए ताकि ज्यादा लोगों को हम बचा सके?
देखिए, जो उत्तराखंड में ये घटना हुई है, ये घटना कालांतर से होती रही है। उत्तराखंड, अभागा उत्तराखंड हमेशा इन चीजों को देखता रहा है। चाहे केदारनाथ की आपदा रही हो, चाहे इस समय यहाँ पे जो घटना हुई है, ये घटना यहाँ पे हुई है, ये बड़ा चिंतनीय है। लेकिन जो सिस्टम हमें डेवलप करना चाहिए था इन घटनाओं को रोकने का, उसको अभी तक हम नहीं कर पाए। ये हमारा दुर्भाग्य है। अब जहां तक यहाँ पर जो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है कि ये घटना ना तो भूकंप जैसी घटना है, ना ये घटना केदारनाथ टाइप भी नहीं है। ये घटना एक अचानक फ्लश आया और साफ कर गया, यानी पल भर में सारी घटना हो गई। और वहां पे जो एक बाजार था बना हुआ, वो बाजार परमानेंट समतल हो गया है। अब इसमें कोई भगवान भी होगा, वो भी नहीं बता सकता कि इसके नीचे कितने दबे हैं और कितने लोग। लेकिन हाँ, इस सरकार ने और इस चैनल में एक बार डिस्कशन हुआ था कि साहब, केदारनाथ के आपदा के बाद इस सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन का सिस्टम बनाया था। और जब मैंने यहाँ पे कहा था कि इनका रजिस्ट्रेशन एक फ्लॉप कार्यक्रम है, ये एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा वाला कार्यक्रम है, तो इनके प्रवक्ता मेरे पे चिमट गए थे कि तुम नहीं समझते, अगर कोई घटना होगी तो हम किस तरह से गिनती करेंगे। आज कहां गई इनकी गिनती? अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था तो रजिस्ट्रेशन से इनको एग्जैक्ट पता लग सकता है कि कितने यात्री मिसिंग है। क्योंकि ये जो लोग हैं यहाँ पे जो मिसिंग हैं, इनकी कई लोग जैसे महाराष्ट्र के, केरला के लोगों का आ रहा है, लेकिन वो उनके परिजनों से आ रहा है, वो यहां से नहीं आ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जब मैंने अपने लोगों को उत्तरकाशी कांटेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे, जैसे देहरादून में हमेशा आते हैं भूकंप के टाइम में कि साहब टोकरी लेकर मदद करने, ये बेकार की बात है। ये जो वहां पे राहत कार्यक्रम हो रहा है उस पे बाधा डालने वाली बात है। क्योंकि यहाँ पे ये ऐसा क्षेत्र था हमारे उत्तराखंड का जो सबसे ज्यादा फ्लोरिश था, जहां पे सबसे ज्यादा उनका व्यवसाय चरम सीमा पे चल रहा था। वहां पे चाहे वो सेब के व्यापार करते थे, होटल वहां पे बन गए थे, होम स्टे वहां पे था, और बहुत शानदार ढंग से वो जीवन रिच मैन की तरह जी रहे थे, जिसमें कुछ चले गए और कुछ जो बचे हैं उनको तुम्हारे भोजन पाजन ये जो नौटंकी कर रहे हैं इसकी जरूरत नहीं है। जो लोग रह गए हैं यात्री लोग, वो यात्री लोग भी ऐसे नहीं है कि वो त्राहिमाम कर रहे हैं, उनको लाया जा सकता है। उनको जिस तरह से भी हेलीकॉप्टर जो सिस्टम है, बहुत जल्दी तो नहीं बिकॉज रोड बाधित है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि साहब फलाना मंत्री नहीं पहुंचा, फलाना मंत्री, अरे मंत्रियों की क्या जरूरत है वहां तो मुख्यमंत्री भी नहीं होना चाहिए। जब ये आपदा होती है, ये एक युद्ध की तरह आपदा होती है, और इसमें जो हमारा मुख्यमंत्री है वो जनरल की तरह होता है। उसको हेडक्वार्टर में अपने यहां बैठना चाहिए और यहां से मॉनिटर करना चाहिए कि कौन हमारी कार्यपालिका है, जो पटवारी, तहसीलदार, डीएम, एसडीएम तमाम लोग हैं, एसडीआरएफ। अरे तुम वहां जाके क्या कर रहे हो? और तब हम बोले कि साहब इसके साथ फलाना भी होना चाहिए था, लाना भी। ये हमारी मतलब मूर्खता है। यहाँ कोई नहीं होना चाहिए, वो लोग होने चाहिए जो वहां पे खुदाई करके उन लाशों को निकाल रहे हैं जल्दी से जल्दी, जिससे कि उनके जो लोग हैं जो कहा रहे हैं कि हमारे कहाँ गए हैं, उनको एक धैर्य बन सके कि हाँ आई आपदा, गए, लेकिन हमें उनकी डेड बॉडीज मिल गई। वो बड़ा चीज है और उसके लिए काम चल रहा है। जिस तरह से आर्मी और हमारे एसडीआरएफ, आईटीबीपी तमाम एजेंसी बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही हैं, लेकिन नेताओं का और राजनीति का जरूरत इन जगहों में बिल्कुल नहीं होती। वे अपने अधिकारियों को नियंत्रण करें, कंट्रोल करें और उनको जो कुछ चाहिए वो अवेलेबल कराएं। वहां पे अगर जेसीबी की जरूरत है अवेलेबल कराएं। लेकिन मौसम आज साफ है, कहते हैं कि आज से
वहां पे अच्छे ढंग से सिस्टम चलने लग गया है। लेकिन जो सवाल अभी देवचंद जी ने उठाया था कि इस सवाल का जवाब कौन देगा कि ये घटना क्या क्लाउड बरस्ट थी या ये घटना उस पानी से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, टूट रहे हैं वहां पे ऊपर, जैसे ही केदारनाथ में हुआ था इस तरह। क्योंकि हमारे उत्तराखंड में एक हाथी जैसा विभाग जिसका नाम वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है, यहाँ पे ये इसीलिए रखा गया है कि हिमालय पे अपनी बारीक नजर रखे। ठीक है, यहाँ पैनी नजर प्रधानमंत्री की भी चाहिए, यहाँ पे मुख्यमंत्री की। ठीक है, लौटती हूँ मैं। बीजेपी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं, जवाब में वो सुनते हैं, उसके बाद जाएंगे कुलदीप जी के पास एक बार फिर से। सत्यवीर जी क्या कह रहे हैं आप? सत्यवीर जी। गरिमा जी, हाँ, आपका प्रश्न मैं सुन नहीं पाया हूँ। बोलिए, आप कुछ कहना चाहते थे, आप कुछ कहना चाहते थे, बोलिए। गरिमा जी, अब यहाँ पर मैंने जितने अन्य सम्मानित जितने भी आपके पैनलिस्ट है उनकी सबकी बातें सुनी। वो कहावत है हमारे हिंदी में कि जितने मुंह उतनी बातें वाला विषय यहाँ पर हो गया। यहाँ तो मैंने देखा कि आपस में इन लोगों के विषय टकरा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वहां पे मंत्री नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है कि वह मंत्री भी होना चाहिए, मुख्यमंत्री भी होना चाहिए। कह सकता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री वहां थे, स्थानीय विधायक भी वहां पे थे जी, वहां पौड़ी में गए तो वहां पर उनके साथ अजय टमटा भी थे और धन सिंह रावत जी भी वहां मंत्री थे। हर किसी को सहयोग करने की आवश्यकता, हम कह भी रहे हैं कि भाई इस समय राजनीतिक का कोई विषय नहीं है, दलगत राजनीतिक भावना से ऊपर उठना चाहिए। मानवीय जीवन की जो महत्वपूर्ण है उस महत्वपूर्ण कड़ी में हमको जुड़ना चाहिए। एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर आया यूकेडी की तरफ से, वो कह रहे हैं कि रोडे धराशायी हो गई है। मैं कह रहा हूँ रोडे धराशायी हो गई, मगर उन्होंने प्रश्न ही गलत खड़ा किया। उन्होंने उत्तरकाशी से लेके गंगोत्री तक ऑल वेदर रोड नहीं है, 100 किलोमीटर का पैच है वो। अच्छा। और वो पैच क्यों है मैं इस विषय में नहीं जाना चाहता था, यूपीडी के प्रवक्ता जानना चाह रहे हैं उस विषय को, तो मैं बताना चाहता हूँ। ये यूपीए की सरकार थी जब कांग्रेस की सरकार थी और यूपीए 2 थी, उस समय जयराम नरेश ये पर्यावरण मंत्री हुआ करते थे, उन्हीं के समय ये देखिए अब वो अलग अलग तर्क निकाल कर यूपीए को जिम्मेदार ठहराना, मुझे लगता है कहीं इस तरह की बातों का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए था। अब वो कहाँ जाएगी चर्चा, फिर उसके बाद वो बड़ा स्वाभाविक समझ में आने लग जाता है। ठीक है, हम लौटेंगे सत्यवीर जी। एक तो आपकी आवाज भी ठीक तरीके से आ नहीं रही, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आपकी तरफ से है। ठीक है, हम लौटते हैं, आते हैं देवचंद जी, आते हैं। एक बार कुलदीप जी का मैं रुख करना चाहूंगी। कुलदीप जी, राजनीति शुरू हो गई है, मुझे लगता है सबसे पहले रेस्क्यू बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने अच्छे ढंग से हो सकता है, जितना ज्यादा प्रभावी हो सकता है, क्योंकि उससे ही कुछ लोगों की शायद हम जान बचा सके। क्योंकि हमने केदारनाथ में देखा था कि काफी दिनों तक ये चीजें चलती रही थी और बहुत सारे लोगों को मदद अगर वक्त पर मिल जाती तो शायद उनकी जान बच जाती। ऐसा भी हुआ था, कई लोगों की बची भी थी। लेकिन इस बार सरकार के प्रयास एक तरफ, राजेंद्र जी आपके पास भी आऊंगी, चर्चा इस पर रेस्क्यू के बाद ये होना चाहिए था कि आखिर ये त्रासदी इतनी बड़ी कैसे आई। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, नदियों की जगह को क्यों आखिर लोग समेटते गए और इंसानी बस्तियां इतने आगे तक बढ़ती गई कि एक वक्त ऐसा आया कि वापस से वो अपने फिर से रूप में आ गई। और शायद यही वजह है कि इस बार हम जब पहाड़ खोदते हैं तो हमें नहीं पता होता, बिना पर्यावरणीय जांच के हम काम विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाने लग जाते हैं। फिर यही विपक्ष कहता है कि कहाँ है रोड बनाने के लिए पहाड़ों में ब्लास्ट किए जा रहे हैं, और बाद में यही कमजोर पहाड़ जब गिरने लग जाते हैं तब ऐसा लगता है कि हमने पहाड़ नहीं खोदे बल्कि पहाड़ पर हमारी अपनी कब्र खोद दी गई है। देखिए गरिमा जी, एक पत्रकार होने से पहले मैं उत्तराखंड का निवासी हूँ, उत्तराखंड का वासी हूँ, ये मेरी जन्मभूमि है। ठीक, और मैंने क्योंकि यहाँ पे कई लोग, सभी लोग उत्तराखंड से हैं, हमने उत्तराखंड में आपदाओं को बहुत नजदीक से देखा है। ये उत्तराखंड बनने के बाद नहीं है, उत्तराखंड बनने से पहले भी हमने आपदाओं को बहुत करीब से देखा है। हम कॉलेज में थे जब 1998 का 99 का भूकंप आया था। ठीक है, हमने उत्तरकाशी के भूकंप की त्रासदी को भी देखा है। ठीक, और केदारनाथ की जो भूकंप आया तो केदारनाथ में जो आपदा आई, उस दौरान हमने पत्रकारिता में रहते हुए उस आपदा को, उसके बाद जो रेस्क्यू होना चाहिए था, उनके तौर तरीकों को, सिस्टम को और डेवलप होते हुए सिस्टम को बहुत करीब से देखा है, समझा है। मेरा उद्देश्य किसी राजनीतिक दल को, क्योंकि मैं कोई राजनीतिक दल तो हूँ नहीं, ठीक, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है
कि व्यवस्थाओं में जो चीजें रह गई हैं उनकी तरफ ध्यान लेकर के जाना। ठीक है, मेरा उद्देश्य ना तो भाजपा को नीचा दिखाना है, ना कांग्रेस को नीचा दिखाना है, ना यूकेडी को नीचा दिखाना है, ना ही अन्य कोई दल है जो नए नए हुए हैं उनको नीचा दिखाना है। ठीक है, अभी जो मेन फोकस है हमने केदारनाथ में भी देखा, और हमने, मुझे ऐसा लगता है कि हमने केदारनाथ की आपदा से सबक नहीं लिया है। 3-4 साल तक वहां लोगों के कंकाल मिलते रहे हैं। ठीक, आपदाओं में जीवन के बचे रहने की संभावनाएं बनी रहती हैं। हम फ्लड, इस जगह पर जहां धराली है, फ्लड जहां से आया है उसके आगे मकान थे और मकान का फ्रंट आगे की तरफ था। ऐसे में अगर कोई मकान गिरा है तो उसके भीतर की स्थिति क्या है, ठीक, और उसके भीतर क्या कोई जीवित रह सकता है, उसकी संभावना है, तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि आज हम तकनीकी रूप से इतने सक्षम हो चुके हैं कि हम उसको सर्च कर सकें, उसको स्कैन कर सकें उस जगह को सैटेलाइट के माध्यम से, और वहां से उनको निकालने की प्रक्रिया हम कर सकें। ठीक, मेरा उद्देश्य इससे बाहर नहीं है। क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ, किसकी क्या बातें हैं, और मैं उसका जवाब देना भी नहीं चाहता हूं। ठीक है, वो अपनी सोच है हर किसी की। ठीक, इस पर भी शोध होना चाहिए कि ये अचानक ये मलबा आया कहां से, लेकिन इसका टाइम अभी नहीं है। अखबारों में भी मैं देख रहा हूं कि जो तमाम अनेक ऐसे आर्टिकल्स निकल करके आ रहे हैं जो इस घटना को लेकर के अभी तक वैज्ञानिक रूप से, अगर तथ्यात्मक रूप से हम देखें तो जो इसका जो मुख्य काम, जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, इसका ये काम है, उसने अभी इस पर कोई रिपोर्ट नहीं दी है। मौसम विभाग ने पहले दिन ही कह दिया था कि वहां पर कोई क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए चीजों को लेकर के कि कोई पैनिक क्रिएट ना हो, कोई नकारात्मक संदेश ना जाए। उत्तराखंड के लोगों का हादसों के साथ सहजीवन का संबंध है। हादसे, आपदाएं हमारे साथ होती रहती हैं, हम चलते रहते हैं उसके साथ। जीवन गिरता है, लड़खड़ाते हैं, फिर उठता है, और उत्तराखंड ने इसको बहुत करीब से देखा है। उत्तराखंड वासियों ने ही नहीं, हिमालय वासियों ने, क्योंकि हिमालय में ये सारी चीजें होती रही हैं। ठीक है, लेकिन ये कह देना कि उत्तराखंड की नियति आपदा नहीं है। आपदाएं एक क्षण के लिए आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन हम उससे कैसे उभरते हैं, हमारा तंत्र कैसे उभरता है। सरकार कोई राजनीतिक दल नहीं होती है, सरकार एक व्यवस्था है लोकतंत्र में, बिल्कुल, जिसके ऊपर जिम्मेदारी है। और अगर ये सवाल खड़े किए जाते हैं कि सरकार के लोग कहां हैं, जब एकजुट होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल, वो इसीलिए है हर विभाग का मंत्री अपने विभाग की चीजों को जानता है, और अगर वो बस ठीक तरीके से कर दी जाएं और हर विभाग के लोग अपनी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित एकदम तरीके से करने लग जाएं, तो शायद ऐसी तस्वीरों से हम बच सकते हैं। ठीक है, देवचंद जी के पास भी जाएंगे। पहले राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको सुन लेते हैं, उसके बाद देवचंद जी मैं आपके पास ही आती हूँ। राजेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? कुलदीप जी ने अच्छे पॉइंट्स उठाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए विभागों में लापरवाही होती है, लेकिन बस होता क्या है कि हम एक मानवीय पहलू होने के नाते भी पहले ये प्रयत्न करने लग जाते हैं कि सबसे पहले तो उन लोगों तक मदद पहुंचाई जाए जो जरूरतमंद हैं। बहुत गंदी तस्वीरें थी, आप सब भी जानते हैं। राजेंद्र जी। गरिमा, मेरा कहना इसमें यह है कि भारत की सेना के पास ऐसे बहुत से हेलीकॉप्टर हैं जो वर्षा में भी वहां पहुंच सकते थे। कहीं ना कहीं लापरवाही तो जरूर रही। और मैं एक चीज कहूंगा कि गरिमा जी, आपदाओं का जो मिसमैनेजमेंट रहा है, वो भी पहाड़ से पलायन का एक मुख्य कारण। 7.5% से ज्यादा हमारा वन क्षेत्र कम हो गया। दिल्ली से बड़ा क्षेत्र, जो पूरा दिल्ली है उससे बड़ा क्षेत्र हमारा वनों का कम हो गया। हमें जो हाई रिस्क जोन है उसमें निर्माण को चेक करना होगा, वृक्षारोपण वहां करना होगा। ये अगर आप भी, हमने ये ऐसा दूसरी बड़ी दुर्घटना है केदारनाथ के बाद 2013-14 के बाद, कि इससे हमें सीख जरूर लेनी है। अगर हम सीख नहीं लेंगे तो वहाँ उत्तराखंड के लोगों का जो जीवन है, जो इस उत्तराखंड की खूबसूरती को जिंदा कर रखने वाले लोग हैं, जो पहाड़ में रह रहे हैं, भीषण ठंड में, भीषण जो है प्राकृतिक स्थितियों में जो वहां रह रहे हैं, उन्हें भी जो है इससे हौसला बढ़ेगा
दूसरी चीज ये है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कि इसमें पार्टियां महत्वपूर्ण नहीं है। जिन लोगों ने उत्तराखंड बनाने की लड़ाई लड़ी, आज वो 25 साल के उत्तराखंड में कभी सत्ता में नहीं आए। मात्र कुछ दिनों के लिए जैसा मुझे याद है भट्ट जी रहे मंत्री, वरना जिन लोगों ने संघर्ष किया, जिन माताओं बहनों ने इसमें त्याग किया, उनके सपनों का उत्तराखंड नहीं बना। ठीक है, यानी कमी रह गई। अच्छा, मुझे एक चीज अभी राजेंद्र जी से, सत्यवीर जी से हम जरूर जवाब लेंगे राजेंद्र जी आपका, कि आखिर देखिए हम जब भारत का दमखम दिखाते हैं ना, तो ये सच बात है कि हम दिखाते हैं कि हमारे पास इतनी अच्छी तकनीक है कि हम हर एक चीज में आगे हो रहे हैं, लेकिन अपने ही देश के एक प्रदेश में ऐसी आपदा आ रही है, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं, उम्मीद लेकर बैठे होंगे, जो उसमें फंसे होंगे, उस वक्त हमारे वो संसाधन कहाँ गए हैं आखिर। ठीक है, सत्यवीर जी इसका जवाब जरूर लेंगे, लेकिन पहले देवचंद जी से हम जानते हैं वो क्या कहना चाह रहे हैं। बहुत देर से कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। गर्मा जी, मेरे मन में जो सवाल था वो तो काफी कुछ राणा जी ने क्लियर कर दिया और कुछ आपने अपना जो समन्वय था उसमें खत्म कर दिया। मैं ये कह रहा था कि जो अभी आगे किस लिए हुआ, कैसे हुआ, ये तो बात के विषय में सोचा जाएगा, लेकिन वर्तमान में वहां पर जो रेस्क्यू चल रहा है, अभी कहीं से सवाल आया था कि गांव से हमारी कोई बहू मायके जा रखी होगी या हमारी बेटियां बाहर जा रखी होंगी, जिनको पता है कि हमारे गांव में मेरे चाचा ताऊ में से परिवार वहां रहते थे, क्या उनसे भी नहीं, हमने मैनुअल टाइप से भी नहीं पता चल रहे हैं? अरे साइंस से तो बहुत बड़ी बात है वो तो। जब हम 100 मीटर नीचे पानी का पता कर सकते हैं, तो हम क्या वहां पर मरे हुए लोगों का पता नहीं कर सकते हैं? वहां पर खोदने का काम नहीं कर सकते हैं? और राणा जी जो बात बोल रहे थे, जितने उन्होंने, मैंने मालपा त्रासदी का केस देखा है जहां पूरा का पूरा गांव पानियों के बीच ढक गया। ठीक है, बिल्कुल, देखिए संभव सब कुछ है, बशर्ते प्रयत्न उतने अच्छे किए जाएं। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गई। ठीक है, अब जवाब हम सत्यवीर जी से ले लेते हैं। नहीं है, हाँ देवचंद जी जवाब लेते हैं। सत्यवीर जी देखिए, मुझे याद है मैंने जब केदारनाथ पर त्रासदी की तस्वीरें देखी, वो तो खैर बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली थी, लेकिन जब डॉक्यूमेंट्री देखी केदारनाथ उस त्रासदी पर बनी हुई, तो उसमें जो रियल पीड़ित थे उन लोगों की जब बाइट्स आप सुनेंगे ना, तो वो बताएंगे कि आखिर मदद उन तक कितने दिनों के बाद पहुंची थी। कुछ कई ऐसे लोग थे जो फंसे हुए थे, जिन्होंने बाकायदा बताया है कि काफ़ी लंबे वक्त लग गया था उन तक पहुंचने में। बहुत संसाधन है देश के पास में, ऐसे मौकों पर भी अगर नहीं इस्तेमाल हो रहा है उन चीजों का, तो फिर कब है आखिर? किस चीज का इंतजार है? लोगों को आपसे आस है। हाँ गरिमा जी, मैं आपको गरिमा माफी चाहेंगे सत्यवीर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। गरिमा जी मेरी आवाज, गरिमा जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? बोलिए बोलिए, सब बोलिए, जल्दी बोलिए। गरिमा जी, मैं स्पष्ट कर दूं आपको भी और आपके दर्शकों को भी, और यहाँ पर जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं जो आज ये विषय उठा रहे हैं कि वहां पर जो भारत की सबसे अच्छी जो तकनीक है वो आपको नहीं पहुंचाई जा रही है, मैं आपके दर्शकों को भी नहीं देखिए ये इसलिए हम भी कह रहे हैं, ये सिर्फ विपक्षियों का आरोप नहीं है, हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए ना, अभी रेस्क्यू कितने लोगों को किया गया वो नंबर आ गया, जनहानि कितनी हुई वो नंबर नहीं आया है, घायल कितने हैं, कितने लापता हैं वो नंबर नहीं आया है। तो फिर ये सारी चीजें सवाल उठा रही हैं। आपने रेस्क्यू 300 का कर दिया, वो हाईलाइट किया जा रहा है। किसी को राजनीति करनी है इस विषय पे, तो मुझे लगता है कि मानवीय पहलुओं पर उनको चिंता है। और आपको मैं बता दूं कि केदारनाथ में 13 दिन के बाद रिलीफ पहुंची पाई थी, और यहाँ कुछ ही सेकंडों में वहां रिलीफ कैंप स्थापित कर दिए गए। और यही मैं आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगातार हमारी सरकार और केंद्र सरकार दोनों मदद काम कर रही है, दोनों का समन्वय अच्छे तरीके से काम कर रहा है। एक भी ऐसा सुनने को प्रकरण नहीं आया है किसी के माध्यम से। आप देखिए कि 234 से अधिक को एयरलिफ्ट किया गया है, कि कुछ ही क्षणों में लिफ्ट किया गया, और सबको खोजबीन की जा रही है कि कोई कहीं ऐसी जगह तो नहीं फंसा हुआ है कि जहां पर वो आपदा के समय लोग बहुत सारे भाग जाते हैं, तो तितर बितर हो जाते हैं। हम उन चीजों पर काम कर रहे हैं कि जहां तक मानवीय पहलुओं की रक्षा की जा सकती है, मानवीय मूल्यों को समझा जा सकता है। हमने एक भी बयान हमारे किसी भी नेतागण, चलिए देखिए, उम्मीद यही है कि राजनीति पीछे कर दीजिए आप, यहाँ पर मानवीय पहलुओं को पहले रखा जाए। और हम खुद भी जब उन तस्वीरों को देखते हैं तो परेशान हो जाते हैं। आप सब भी किसी भी दल से हो, सबसे पहले आप एक इंसान है और उत्तराखंड के आप लोग खुद भी हैं। मुझे लगता है उस लिहाज से उन लोगों के दर्द को समझिए और सोचिए कि अगर एक शख्स को भी हम बचा सकते हैं, जहां तक मदद पहुंच सकती है, तो उस तक जल्द से जल्द पहुंचा जाए। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद यही कि रेस्क्यू और तेज होगा और नए तरीके से होगा, ताकि हर एक व्यक्ति को जिसे बचाना संभव है उसे बचाया जा सके। बाकी प्रकृति के इस रौद्र रूप से हर कोई डरा हुआ है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।